हाय एवरीवन। सो बच्चों, आज हम अपनी क्लास में करेंगे क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर, यानी कि फर्स्ट तो कोल्ड वॉर था। सेकंड चैप्टर सिलेबस के अकॉर्डिंग, न्यू सिलेबस जो है उसमें कोल्ड वॉर तो आ नहीं रहा है, लेकिन ये वाला चैप्टर आता है। तो द एंड ऑफ बाईपोलरिटी अकेला चैप्टर जो है वो 12 मार्क्स का आएगा। तो इसको हम आज की क्लास में समझेंगे, एंड ऑफ बाईपोलरिटी। तो एक बार हम ये समझ लेते हैं कि चैप्टर का जो नाम दिया गया है उसका क्या मतलब है। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि बाईपोलर क्या होता है। बाईपोलर का मतलब होता है कि जब पावर के दो पोल्स होते हैं, व्हेन देयर आर टू पोल्स ऑफ पावर, ये हमने लिखा बाईपोलरिटी। तो बाईपोलरिटी क्या है? व्हेन देयर आर टू पोल्स ऑफ पावर, पावर जो है वो दो जगह कंसंट्रेटेड है, और वो दो पोल्स हमारे क्या क्या थे? पहला पोल था हमारा यूएसए, और दूसरा पोल जो हमारा पावर का था वो था यूएसएसआर। अब ये सिचुएशन जो थी हमारी, ये थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पावर जो है दो पोल्स के हाथ में होती है, लेकिन जब हम आगे चलते हैं, जब थोड़ा सा और टाइम निकलता है, तो दोनों पोल्स के बीच में जो है आपस में, आप ये कह सकते हो कि कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, और दोनों एक दूसरे को हराने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। अब पावर का एक पोल जो है वो टूट जाता है, तो वो पोल जो था वो यूएसएसआर था। यूएसएसआर जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है 1991 में, और इसको 15 कंट्रीज में ये डिवाइड हो जाता है, जिसमें से रशिया, यूक्रेन, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान ये कंट्रीज थी। तो दिसंबर 1991 में जो है यूएसएसआर टूट जाता है, तो उसी को कहा जाता है एंड ऑफ बाईपोलरिटी। तो एंड ऑफ बाईपोलरिटी का मतलब क्या है कि जब पावर के दो पोल्स में से एक पोल टूट जाता है और पूरी दुनिया जो है वो यूनिपोलर हो जाती है। तो इस चैप्टर में हमें यही देखना है कि क्या रीजंस थे, ऐसा क्या हुआ कि जब ये दोनों कंट्री सेकेंड वर्ल्ड वॉर में विनर निकल के आई, दोनों विजेता हैं द्वितीय विश्व युद्ध में, और अब अचानक से कंट्री इतनी कमजोर कैसे होगी कि वो टूट जाती है। तो एंड ऑफ बाईपोलरिटी से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए इस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट हम ये समझ लेते हैं कि सोवियत सिस्टम कैसे बना था, इसके फीचर्स क्या थे, और कब ये एग्जिस्टेंस में आता है, कौन सी कंट्रीज थी वो पहले किसके पास थी। इसके फुल फॉर्म सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। व्हाट इज यूएसएसआर? सो यूएसएसआर इज द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक को ही हम शॉर्ट फॉर्म में यूएसएसआर कहते हैं। तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, जब वाइवा में हम पूछते हैं कि यूएसएसआर क्या है, या इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है, तो उनको पता ही नहीं होता बेचारों को कि यूएसएसआर क्या है। तो आप ध्यान रखेंगे, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक इज कॉल्ड द यूएसएसआर। ये जो है 1917 में एक रशियन रेवोल्यूशन होता है, उसके बाद ये एग्जिस्टेंस में आता है। इनके बहुत से गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे। जब ये एग्जिस्टेंस में आया तो इन्होंने कहा कि हम जो है वो सोशलिज्म को अडॉप्ट करेंगे। सोशलिज्म हम देखेंगे कि क्या होता है। सोशलिज्म होता है जब हर एक चीज जो है सरकार करेगी। स्टेट कंट्रोल्ड सिस्टम को सोशलिज्म कहेंगे, यानी कि कुछ भी करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, हाईवेज बनाना है, एजुकेशन देना है, हेल्थ केयर सिस्टम, इकोनॉमी, सब कुछ सरकारी होगा, यानी कि स्टेट कंट्रोल्ड होगा। तो 1917 में रशियन रेवोल्यूशन के बाद जब ये एग्जिस्टेंस में आते हैं, तो ये अपने कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि हम सोशलिज्म के रास्ते पे चलेंगे जो प्राइवेट सेक्टर के एकदम एंटी होगा, यानी कि विच वॉज अपोज टू कैपिटलिज्म। साथ के साथ हम एक ऐसे इगलिटेरियन सोसाइटी बनाएंगे जिसमें कोई अमीर और गरीब नहीं होगा, यानी कि सब जो है, सभी लोग जो हैं एक जैसे होंगे, सेम पायदान पे होंगे। सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर्ड अराउंड द कम्युनिस्ट पार्टी। ये एक पार्टी के अराउंड था, यानी कि जो पूरा का पूरा सिस्टम है इसको एक पार्टी रूल करती थी, जिसको हम कहेंगे कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती थी। और वहाँ पे किसी अपोजिशन पार्टी का कोई अलाउड नहीं था, यानी कि एक ही पार्टी है जिसको हम कहेंगे कम्युनिस्ट पार्टी, जिसने 70 सालों तक इस पे रूल किया है। किसी भी अपोजिशन पार्टी का यहाँ पे कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता था। इनकी इकोनॉमी काफ़ी प्लान होती थी और स्टेट के द्वारा कंट्रोल्ड करी जाती थी। After the Second World War, the East European country that the Soviet army had liberated from the fascist forces came under the control of USSR.
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो फासिज्म के कंट्रोल में थी, हिटलर के कंट्रोल में थी, उन कंट्रीज को यूएसएसआर ने लिबरेट कराया और इन सारी कंट्रीज ने मिलके ग्रुप बना लिया, जिस ग्रुप को हम कहते हैं सोशलिस्ट ब्लॉक। तो आपको सोवियत सिस्टम बोले या सोशलिस्ट ब्लॉक बोले या सेकेंड वर्ल्ड बोले तो ये एक ही बात हो जाएगी, या फिर वॉर्सा पैक्ट, ये सारे इन 15 कंट्रीज के ग्रुप को दिखाते हैं। Next point is, after the Second World War, the Soviet economy was then more developed than the rest of the world. Second World War के बाद हमने देखा कि यूएसए और यूएसएसआर दो ही ऐसे हैं जो विनर निकल के आए हैं। तो सोवियत इकोनॉमी वो काफ़ी डेवलप थी, यानी कि यूएसए से थोड़ा कम डेवलप थी, लेकिन यूएसए के अलावा कोई भी कंट्री ऐसी नहीं थी जो इसको जो है कॉम्पीट कर पाए। सोवियत स्टेट इंश्योर ए मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल सिटीजन्स। जो सोवियत स्टेट था, सरकार थी, वो लोगों के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखती थी, यानी कि सरकार लोगों को सब्सिडी प्रोवाइड करती थी, जिसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, चाइल्ड केयर है, और भी बहुत सी वेलफेयर स्कीम होती थी जो उनको सब्सिडी रेट पे प्रोवाइड करी जाती, यानी कि सस्ते दामों पे प्रोवाइड करी जाती हैं। तो एक मिनिमम स्टैंडर्ड रोटी कपड़ा मकान, जो एक कम से कम ज़रूरत हमारे इंसान की होती है, वो सारी सरकार पूरी करती थी। देयर वॉज नो अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसा यहाँ पे नहीं था, सब लोगों के पास अपना रोजगार था, यानी कि बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं थी, और सोवियत सिस्टम जो है वो अच्छे से ग्रोथ करता हुआ आगे चल रहा था। लेकिन टाइम के साथ क्या हुआ, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे वन पार्टी सिस्टम है, धीरे धीरे करके यहाँ का सिस्टम बहुत ही ज़्यादा ऑथोरिटेटिव और ब्यूरोक्रेटिक होना शुरू हो जाता है। सोवियत सिस्टम बिकेम वेरी ब्यूरोक्रेटिक एंड ऑथोरिटेरियन, मेकिंग द लाइफ ऑफ सिटीजन्स डिफ़िकल्ट। ये अपने लोगों की लाइफ को बहुत डिफ़िकल्ट बना देता है और सिस्टम बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेटिव हो जाता है। इन द आर्म रेस द सोवियत सिस्टम यूनियन मैनेज टू मैच द यूएस फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट द सोवियत यूनियन लैग बिहाइंड द वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन फुलफिलिंग द पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल एस्पिरेशन ऑफ सिटीजन। आर्म रेस यानी कि हथियारों की रेस में तो सोवियत सिस्टम ने यूएसए को कंपेयर कर लिया, जितने वेपन्स, जितने हथियार, जितने मिसाइल्स, न्यूक्लियर बॉम्ब यूएसए के पास थे, उतने ही आर्म्स जो हैं, वेपन्स यूएसएसआर ने भी बना लिए। लेकिन इसने सिर्फ ये नॉर्थ कोरिया वाले नक्शे कदम पे चला, यानी कि हथियार बनाएंगे चाहे घास क्यों ना खानी पड़े। तो टाइम टू टाइम उन्होंने जो है उसको कंपेयर तो कर लिया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पीछे रह जाता है टेक्नोलॉजी के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, और वो लोगों की एस्पिरेशंस को पूरा नहीं कर पाता है। सोवियत सिस्टम वॉज फोल्टरिंग इन द लेट 1970 एंड बिकेम स्टेगनेंट। 1970 के बाद ये एकदम कमज़ोर हो जाता है, लड़खड़ाने लग जाता है, और बाद में तो आप देखोगे कि 1991 में ये टूट जाता है। तो 1970 से 1990 तक भी इसने 20 साल निकाले, लेकिन वहाँ पे ग्रोथ कुछ नहीं थी, स्टेगनेंट बना हुआ था। नेक्स्ट इज द गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। मिखेल गोर्बाचेव जो है वो लास्ट लीडर हो जाएंगे सोवियत सिस्टम के, या फिर हम कह दें यूएसएसआर के। तो यदि आपसे पूछा जाएगा कि हु वाज द लीडर व्हेन द यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो उस टाइम पे लीडर कौन थे, आप कहोगे मिखेल गोर्बाचेव। मिखेल गोर्बाचेव के टाइम पे ही यूएसएसआर जो है 15 टुकड़ों में टूट जाता है। Mikhail Gorbachev, who had become the General Secretary of the Communist Party of Soviet Union in 1985, started reforming the system. मिखेल गोर्बाचेव को काफ़ी हद तक ये पता चल गया था कि यदि इसी तरीके से हम काम करते रहे तो हम एक दिन बिखर के रह जाएंगे, हम टूट जाएंगे। तो इसने, आप कह सकते हो कि आने वाले टाइम को देख लिया था, और जब हमें अपनी कमियां पता चल जाती हैं तो हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो मिखेल गोर्बाचेव भी अपने जो सिस्टम था उसको रिफॉर्म करना शुरू कर दिया। उसने वेस्ट के साथ जो है अपने फ्रेंडली रिलेशन बनाए। वेस्ट का मतलब होता है कि यूएसए और उसके आसपास की जो कंट्रीज उसके साथ थी, वेस्टर्न यूरोप के साथ, क्योंकि पूरा यूरोप कोल्ड वॉर में हमने देखा था
दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एंड डेमोक्रेटाइज एंड रिफॉर्म द सोवियत यूनियन बट ही डिड नॉट एंटिसिपेट द डिफेक्ट ऑफ द सिस्टम, यानी कि वो ट्राई तो करता है कि वेस्ट के लोगों के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाए, सिस्टम को थोड़ा सा ओपन करे, ट्रांसपेरेंसी लेके आए, लेकिन फिर भी जो सिस्टम की कमियां थी, जो इतने सालों से जंग लगी पड़ी थी, ये उसको ठीक नहीं कर पाता है। People in the East European country which were part of Soviet bloc started protesting against their own government, यानी कि वो सारी कंट्री जो इसके साथ थी, सोवियत सिस्टम का हिस्सा थी, वो क्या करती हैं, वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती हैं, अपनी ही सरकारों के खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट करती हैं, और सोवियत सिस्टम सिर्फ देखता रह जाता है। गोर्बाचेव बीच में कोई इंटरफेयर नहीं करता है। आमतौर पे यदि ऐसा होता था तो इस पूरे वायलेंस को दबा दिया जाता था, लेकिन इस बार जब हुआ तो गोर्बाचेव ने जो है कुछ नहीं कहा, और एक के बाद एक कम्युनिस्ट रिजाइम जो है वो कोलैप्स होता चला गया। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर अपोज्ड बाय लीडर्स विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जो लीडर्स थे उन्होंने भी रिफॉर्म्स में गोर्बाचेव का साथ नहीं दिया, और वो जो है वो अगेंस्ट हो जाते हैं। एक षड्यंत्र किया जाता है, रिवोल्ट किया जाता है 1991 में, जो पार्टी के लोगों ने ही उकसाया था। एंड द पीपल डिड नॉट वांट द ओल्ड स्टाइल रूल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी और वांटेड फ्रीडम। अब लोग जो है पुराने ढर्रे के ऊपर काम नहीं करना चाहते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ्रीडम चाहते थे। In December 1991, under the leadership of Yeltsin, Russia, Ukraine and Belarus, three major republics of USSR declared that Soviet Union was disbanded. दिसंबर 1991 में येल्टसिन जो है, इसकी लीडरशिप में, येल्टसिन एक आदमी का नाम है जो आगे आने वाले टाइम में रशिया के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं। तो येल्टसिन की लीडरशिप में रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, ये तीनों कंट्री एक साथ अपने आप को सोवियत सिस्टम से अलग कर लेती हैं, यूएसएसआर से अलग कर लेती हैं, और ये कह देते हैं कि सोवियत सिस्टम जो है डिसबैंड हो चुका है, यानी कि टूट चुका है। अब ये क्या करेंगी, अब ये अपने पुराना जो मैकेनिज्म था उसको चेंज करेंगी। कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी वर अडॉप्टेड एज द बेस फॉर द पोस्ट सोवियत रिपब्लिक। अब कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को अपनाया जाता है, और कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी अब इनका नया हो जाता है, यानी कि सोशलिज्म की जगह इन्होंने कैपिटलिज्म को अपनाया, और वन पार्टी सिस्टम की जगह डेमोक्रेसी विद मल्टी पार्टी सिस्टम को अपनाया जाता है। रशिया को सक्सेसर स्टेट मान लिया गया सोवियत यूनियन का, यानी कि यूएसएसआर को आने वाले टाइम में यदि हम किसी को समझाने लगे तो हम उसको रशिया दिखा देंगे, जैसे एक फादर की सारी प्रॉपर्टी, सारे जितने भी जिम्मेदारी हैं उसके बेटे को चली जाती हैं बाद में, सेम ऐसे ही यूएसएसआर के नाम पे जितने भी एग्रीमेंट थे, जितनी भी ट्रीटीज हुई थी, वो आने वाले टाइम में जो है वो रशिया कैरी फॉरवर्ड करेगा। तो रशिया को उत्तराधिकारी मान लिया जाता है, जिसके चलते रशिया को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर, या फिर हम कह सकते हैं कि परमानेंट सीट मिल जाती है, यानी कि यूनाइटेड नेशन का दूसरा ऑर्गन जो पहले, जिसको हम सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं, जिसमें पहले यूएसएसआर को परमानेंट सीट दी गई थी। हम जब यूएनओ पढ़ेंगे तो हम ये पाएंगे कि सिक्योरिटी काउंसिल में 5 ही कंट्री हैं जिनके पास वीटो पावर है, जिसमें रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना और यूएसए है। तो यूएसएसआर वाली सीट रशिया को दे दी जाती है। रशिया एक्सेप्टेड ऑल द इंटरनेशनल ट्रीटी एंड कमिटमेंट ऑफ द सोवियत यूनियन। रशिया अब वो सारे इंटरनेशनल ट्रीटी और कमिटमेंट को आगे बढ़ाएगा, यानी कि उनको आगे लेके जाएगा। तो इस टाइप का सिस्टम होना शुरू हो जाता है। अब जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है उसको हम पढ़ेंगे कि जब ये इतना अच्छा सिस्टम था तो इसमें कमियां क्यों आई, या फिर व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, ये डिसइंटीग्रेट क्यों हो गया, क्या कमियां थी इसमें। तो इस क्वेश्चन को हम डिटेल में करेंगे। व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, तो देयर आर द फॉलोइंग रीजंस। फर्स्ट इज the internal weakness of Soviet political and economic institutions which failed to meet the aspiration of the people।
इसके अंदर बहुत ज़्यादा कमियां थी। पॉलिटिकल सिस्टम की हम बात करें तो वन पार्टी सिस्टम था, कोई अपोजिशन पार्टी नहीं थी, आपने वोट दिया नहीं दिया कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जो टोटली पब्लिक कंट्रोल्ड था, यानी कि स्टेट कंट्रोल्ड था, और सरकारी चीज़ों की हम कितनी इज्जत करते, कितना नुकसान पहुंचाते सबको पता है, तो ये सिस्टम चलना ही नहीं था। तो इंटरनल वीकनेस दोनों की, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की वजह से ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। सेकंड, सोवियत इकोनॉमी यूज मच ऑफ इट्स रिसोर्सेज इन मेंटेनिंग न्यूक्लियर एंड मिलिट्री आर्सेनल एंड डेवलपमेंट ऑफ इट्स सैटेलाइट स्टेट्स इन ईस्टर्न यूरोप एंड विद इन द सोवियत सिस्टम। जब हमने कोल्ड वॉर पढ़ा था तब भी हमने ये पाया था, देखा था कि सोवियत सिस्टम क्या कर रहा था, सैटेलाइट स्टेट बनाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे छोटे छोटे राज्य, जैसे हमने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पढ़ा था कि क्यूबा को बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करी गई, सिर्फ इस वजह से कि क्यूबा भी सोशलिज्म आइडियोलॉजी को अपनाता है और क्यूबा जो है वो अमेरिका के पड़ोस में है। तो सोवियत इकोनॉमी जो थी, सोवियत सिस्टम जो था, उसने सारा का सारा पैसा जो है ऐसे छोटे छोटे सैटेलाइट स्टेट बनाने में जो है वेस्ट कर दिया। उन्होंने बस वहाँ पे मिसाइल्स तैनात कर दी। उनको सिर्फ ये था कि कल को यदि अमेरिका हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब दे पाएं, जबकि अमेरिका तो इस बारे में सोच ही नहीं रहा था। अमेरिका तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने लोगों को एजुकेट करके, प्राइवेट कंपनीज को इस्टेब्लिश करके बहुत आगे निकल चुका था। तो सोवियत इकोनॉमी अपना सारा पैसा सिर्फ मिसाइल्स के ऊपर, सैटेलाइट स्टेट बनाने के ऊपर लगा देती है। Economic stagnation for many years led to the severe consumer shortage and a large section of Soviet society began to doubt and question the system। हमने देखा है कि 1970 के बाद सोवियत सिस्टम जो है वो लगातार लड़खड़ाने लग जाता है। 1970 से 1990 तक इसकी इकोनॉमी जो है एकदम स्टेगनेंट रही है, कुछ भी इसने जो है इम्प्रूवमेंट नहीं आई। तो जो लोगों को सुनहरे सपने दिखाए थे सोवियत सिस्टम ने कि आप हमारे साथ आके जुड़ जाओ, हम देखना वेस्ट से आगे निकल जाएंगे, अब इसके खुद के लोग इसको जो है वो डाउट करना शुरू कर देते कि हमने गलत पार्टी चुन ली, यदि हम यूएसए के साथ जाते तो हम काफ़ी हद तक प्रोग्रेस कर पाते। नेक्स्ट हम देखेंगे कम्युनिस्ट पार्टी। यहाँ पे हमने देखा एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, दैट हैज रूल्ड द सोवियत सिस्टम फॉर 70 years was not accountable to the people। वो पार्टी जो सोवियत सिस्टम के ऊपर 70 सालों से रूल कर रही थी, अब वो अपनी जिम्मेदारी नहीं लेती है। लोग अपनी समस्याएं लेके उसके पास जाते थे, लेकिन पार्टी लोगों को अच्छे से एंटरटेन नहीं करती थी, जिससे क्या होता है, ऑर्डिनरी पीपल फील अलाइनेटेड बाय स्लो एंड स्टिफलिंग एडमिनिस्ट्रेशन, करप्शन एंड द इनएबिलिटी ऑफ सिस्टम टू करेक्ट मिस्टेक। अब लोग अपने आप को नेग्लेक्टेड और कटा कटा सा फील करते हैं, उनको ये लगता है कि बहुत ज़्यादा करप्शन है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कर ही नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा स्लो है, इसमें हजार कमियां हैं, लेकिन सॉल्यूशन किसी का भी नहीं निकाल रहा है। The unwillingness to allow more openness in government and the centralization of authority in a vast land। पावर जो बहुत ही ज़्यादा सेंट्रलाइज थी, एकदम सरकारों के पास थी, लोगों के पास कुछ भी नहीं था, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, जिसकी वजह से लोग जो है सिस्टम में अपना विश्वास खो देते हैं, नेग्लेक्टेड और अलाइनेटेड, कटे कटे से फील करते, सरकार में विश्वास नहीं करते हैं। A section of society was not happy with the reforms of Gorbachev। समाज का एक हिस्सा ऐसा था जो गोरबाचेव की रिफॉर्म्स के साथ खुश नहीं था। It was believed that the reforms introduced by Gorbachev were at a very slow pace। और उनको ये लगता था कि गोरबाचेव जो रिफॉर्म्स कर रहा है वो बहुत स्लो स्पीड से चल रहा है। कुछ ऐसे थे जो बहुत फास्ट चेंज चाहते थे, तो उनको लग रहा था कि गोरबाचेव चींटी की चाल से चल रहा है, इसको बहुत तेज चलना चाहिए, लेकिन ये स्पीड ही नहीं पकड़ रहा है। साथ के साथ अब लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग भी आ रही थी, राष्ट्रीयता की फीलिंग आ रही थी, राष्ट्रभाव उनमें पैदा हो रहा था। तो ये इसका इमीडिएट कोज हो जाएगा। कभी भी हमसे पूछा जाएगा कि
व्हाट वाज द इमीडिएट कोज फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत सिस्टम, तो हम कहेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म। 1990 के आसपास जब सबको पता है कि हर तरफ डेमोक्रेसी आई हुई है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, पैसा आ रहा है, काम कर रहे हैं, तो सोवियत सिस्टम क्यों इतने पुराने ढर्रे पे चलेगा। लोगों को भी फ्रीडम चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए, फंडामेंटल राइट्स चाहिए। तो नेशनलिज्म की फीलिंग आ गई थी, सोवर्निटी का डिजायर था कि हम अपने फैसले खुद ले। रशिया और बाल्टिक रिपब्लिक जैसे जो राज्य थे उनमें ये सोवर्निटी और नेशनलिज्म की फीलिंग आ गई थी। जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये सोवियत सिस्टम से अलग हो जाते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि जब ये सोवियत सिस्टम टूट गया तो इसके रिजल्ट्स क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज क्या है। सो द नेक्स्ट पार्ट इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहे हैं। फर्स्ट हम देखेंगे इट मीन्स द एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन। कोल्ड वॉर हमने देखा था कि दो कंट्रीज के बीच में आइडियाज को लेके लड़ाई होती है, इस पे मैंने वीडियो भी बना रखी है, आप उसको भी देखेंगे। आइडियाज को लेके आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट जो था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, यूएसए की आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म और यूएसएसआर की आइडियोलॉजी सोशलिज्म, दोनों को ये था कि कौन सी आइडियोलॉजी आने वाले टाइम में जीतेगी, सोशलिज्म जीतेगा या फिर कैपिटलिज्म जीतेगा। अब ये आइडियोलॉजी का डिस्प्यूट जो है, कन्फ्लिक्ट जो है वो खत्म हो जाता है। आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट गेट ओवर वेदर द सोशलिस्ट सिस्टम वॉज ओवर। तो ये था कि क्या कौन से आइडियोलॉजी जीतेगी, ये डिस्प्यूट भी खत्म हो जाता है। पावर रिलेशन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो पावर रिलेशन है वो चेंज हो जाते हैं। Therefore it led to change in the relative influence of ideas and institutions। यानी कि अब आइडियोलॉजी वगैरह जो है वो किसी काम की नहीं रह गई थी। अब तो ये था कि कौन कितना ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है, कौन कितना ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, ये चीज़ें आ जाती हैं। यूएसए सुपर पावर बन जाता है क्योंकि दूसरा पोल तो टूट चुका है। बैक बाय द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ यूएसए द कैपिटलिज्म इकोनॉमी वॉज नाउ द डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम। यूएसए की जो इकोनॉमी थी वो थी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसमें सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन होता है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है अब डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम बन जाता है इंटरनेशनली। और कुछ इंस्टीट्यूशंस जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, अब ये जितनी भी कंट्रीज ये 15 टूट के आई हैं, अब इनके सिस्टम को चेंज किया जाना था। अब ये भी डेमोक्रेसी लेके आ रही हैं, ये भी जो है आप कह सकते हो कि कैपिटलिज्म लेके आ रही है। तो इनके सिस्टम को चेंज करने के लिए अब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे जो इंस्टीट्यूशंस थे ये सलाहकार बन जाते हैं। ये इन कंट्रीज को लोन देते हैं, इनको समझाते हैं कि आप अपने मार्केट को खोलिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन करिए, एक दूसरी कंट्री के साथ अपने ट्रेड को बढ़ाइए। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का रोल जो है वो बढ़ जाता है। Politically, the notion of liberal democracy emerged as the best way to organize political life। पॉलिटिकली बात करें तो डेमोक्रेसी को अपनाया गया वन पार्टी सिस्टम की जगह, और डेमोक्रेसी में भी आप कहोगे कि लिबरल डेमोक्रेसी को अपनाया जाता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फंडामेंटल राइट दिए जाते हैं। एंड ऑफ सोवियत ब्लॉक पेव वे फॉर द इमर्जेंस ऑफ मैनी न्यू कंट्री who had their own independent aspiration and choice। यानी कि सोवियत ब्लॉक के टूटने का मतलब ये था कि अब बहुत सी नई नई कंट्री दुनिया में आएंगी और ये अपने इंडिपेंडेंट एस्पिरेशन, इंडिपेंडेंट चॉइस के ऊपर काम करेंगी। उसमें से कुछ थी बाल्टिक और ईस्ट यूरोपियन स्टेट जो यूरोपियन यूनियन से जुड़ना चाहती थी, और नाटो जो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसका हिस्सा बनना चाहती थी। तो उनको लगा कि हम यूरोप की ही कंट्री है, हम भी यूएसए के नाटो से जुड़ जाते हैं और यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन जाते हैं। तो यूरोपियन यूनियन में ये कंट्री लगातार ऐड होती चली गई और वहाँ की संख्या आज के टाइम पे हम देखते हैं 27-28 हो चुकी है। द सेंट्रल एशियन कंट्री वांटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड वांट टू देयर क्लोज टाइज विद रशिया। इसके अलावा जो
एशिया, सेंट्रल एशिया की कंट्री थी, वो रशिया के साथ ही रहना चाहती थी क्योंकि वो अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन का फ़ायदा उठाना चाहती थी। यहाँ बहुत अच्छा ऑयल और पेट्रोलियम होता है, तो वो उसको अपने आसपास की कंट्रीज में ही एक्सपोर्ट करना चाहती थी। तो वो अपना रशिया के साथ रिलेशन बनाते हैं, साथ के साथ वेस्ट के साथ भी कामकाज करना शुरू कर देते हैं। अब एक क्वेश्चन तो हमने देखा कि सोवियत सिस्टम जो है वो क्यों टूटता है, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, यहाँ से आएगा। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे कि शॉक थेरेपी क्या था, इसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी। शॉक थेरेपी से क्या हुआ ये पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज द शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी क्या है, डेफिनेशन, कॉन्सिक्वेंसेज इसके क्या आए। सो शॉक थेरेपी के डेफिनेशन हम देखेंगे तो शॉक थेरेपी क्या है, ट्रांजिशन के मॉडल को बोला जाता है। मॉडल ऑफ ट्रांजिशन यानी कि चेंज है कि सेंट्रल एशियन एंड ईस्ट यूरोपियन कंट्री जो हैं वो सोशलिज्म को छोड़ के अब कैपिटलिज्म को अपनाना चाहती हैं। तो द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रशिया में हुआ, कुछ सेंट्रल एशिया की कंट्री थी और कुछ ईस्ट यूरोप वाली कंट्री थी, यानी कि ये सारी वही कंट्री हैं जो पहले यूएसएसआर का हिस्सा थी। अब ये अपने सिस्टम को चेंज करती है, ये ऑथोरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम की जगह अब डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम को अपनाना चाहती हैं। इन शॉर्ट आप ये बताओगे कि अब ये सोशलिज्म को छोड़ के कैपिटलिज्म के रास्ते पे जाना चाहती हैं, अपनी ग्रोथ करना चाहती हैं। तो सोशलिज्म से कैपिटलिज्म के मॉडल को अपनाने को ही हम कहेंगे शॉक थेरेपी। अच्छे से डेफिनेशन आपने लिखनी है, तो आप ये फर्स्ट जो पॉइंट है ये पूरा लिखोगे। मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रशिया, सेंट्रल एशिया एंड इन ईस्ट यूरोप फ्रॉम एन ऑथोरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम to a democratic capitalist system which was influenced by World Bank and IMF, जिसमें हेल्प किसने करी है, वर्ल्ड बैंक और IMF की। इन्होंने इनको लोन प्रोवाइड किया और ज़्यादा से ज़्यादा चेंज करने में हेल्प करी, एडवाइज किया। इसको हम शॉक थेरेपी बोलेंगे। Shock therapy varied in intensity and speed amongst the former second world country, but its direction and features were quite similar. ये कह रहा है कि हो सकता है कि इसकी डायरेक्शन और स्पीड अलग अलग रही हो, लेकिन इसके फीचर्स लगभग हर एक कंट्री में बराबर थे। Each of the country was required to make a total shift to a capitalist economy, which means that rooting out complete एंड स्ट्रक्चर इवॉल्व ड्यूरिंग द सोवियत पीरियड। तो कह रहे हैं कि हर एक कंट्री क्या कर रही है, पूरी तरीके से अपने आप को शिफ्ट कर रही है। इसका मतलब ये है कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं, सरकारी कॉलेज हैं, सरकारी अस्पताल हैं, सरकारी बैंक है, सबको खत्म किया जाएगा। यानी कि ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर जो पब्लिक सेक्टर को दिखाती है या सोशलिज्म को अपनाती है, उस सबको रूट आउट किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। Transition also involved a breakup of the existing trade alliance among the countries of the Soviet bloc, और ये कंट्रीज जो आपस में ट्रेड करते थे उनको भी तोड़ा जाएगा और वेस्ट की कंट्रीज के साथ ट्रेड किया जाएगा। तो इस टाइप से हम देखेंगे कि वहाँ पे 90% इंडस्ट्रीज जो हैं प्राइवेटाइज हो जाते हैं, उनको बेचा जाता है। बेचने के लिए जिन जिन लोगों का जो है वो शेयर लगे हुए थे उनको कूपन दिया जाता है कि आपकी बोली लगेगी, आप उसमें देखना आप कितने में बेचना चाहते हो। पैसे की कमी की वजह से लोग अपने कूपन एक दूसरे को सस्ते दामों पे बेच देते हैं और एक माफिया निकल के आता है। यानी कि जितना भी पूरा रूट आउट करके जब बेचा गया तो किसी ने अच्छी बोली नहीं लगाई, अच्छा प्राइस नहीं लगाया और एक गार्बेज प्राइस जिसको हम कबाड़े वाली कीमत कहते हैं या थ्रो अवे प्राइस जिसके ऊपर हम सामान को फेंक देते हैं, इतने दामों के ऊपर इनको बेचा जाता है। तो पूरी तरीके से इकोनॉमी ठप हो जाती है, क्योंकि जब 90% इंडस्ट्रीज को सेल किया जाएगा और इतने सस्ते दामों पे बेचा जाएगा तो कहाँ से प्रोडक्शन संभव है। तो इस टाइप का एक नया माफिया जो है वो निकल के आता है। इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है हम देखेंगे। फर्स्ट, शॉक थेरेपी ब्रोट रूइन टू द इकोनॉमी, से इकोनॉमी सिस्टम एकदम खत्म हो जाता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि मान लो हम जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वो मान लो गवर्नमेंट स्कूल हो, उसको एकदम से बेच दिया जाए तो जितने एम्प्लॉयज यहाँ पे काम करते हैं, जितने बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, जितने हाउस कीपिंग स्टाफ, टीचर्स, जितने भी लोग हैं सबकी जॉब चली जाएगी। अब नई प्राइवेट कंपनी आएगी, वो अपने हिसाब से फीसें सेट करेगी, अपने हिसाब से टीचर्स रखेगी।
तो यहाँ का सिस्टम एक बार एकदम से हिल जाएगा। इतनी फीस हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे तो हम वहाँ पे पढ़ भी नहीं सकते हैं। तो यही हुआ कि इससे वहाँ की इकोनॉमी एकदम से ख़त्म हो जाती है एंड इट ब्रिंग आउट डिजास्टर अपॉन द पीपल ऑफ द एंटायर रीजन, और लोगों के ऊपर जो है एकदम से एक डिजास्टर आता है। रशिया की करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर जाती है क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ जाती है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन वाज सो हाई दैट पीपल लॉस्ट ऑल देयर सेविंग। इन्फ्लेशन बढ़ जाता है और इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा होता है, जब महंगाई बढ़ेगी तो आप जितना भी सेव करके आपने रखा है बैंक में आप निकाल के लाओगे और आपकी सेविंग जो है वो जीरो हो जाएगी। ओल्ड स्टाइल सिस्टम ऑफ सोवियत वेलफेयर वॉज सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड। पुराना जो सिस्टम था सोशल वेलफेयर का वो एकदम डिस्ट्रॉय हो जाता है। सरकार ने भी सब कुछ बेच दिया, यानी कि अब लोगों को सब्सिडी भी नहीं बच रही है और गरीब लोग जो है वो गेहूं चावल के लिए सरकार के ऊपर ही डिपेंडेंट थे। तो जैसे ही सरकार जो है वो लोगों से सब्सिडी उनके हाथ से ले लेती है तो अब जो गरीब लोग हैं वो और भी ज़्यादा गरीब हो जाते हैं, तो पॉवर्टी की तरफ चले जाते हैं। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस भी ये बना रहे थे, लेकिन ये बहुत जल्दी में इनका कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जाता है कि वहाँ पे पावर को अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस वाज नॉट गिवन द सेम अटेंशन एंड प्रायोरिटी एज द डिमांड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे यदि हम अपने इंडिया के सिस्टम की बात करें, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो हम अपने संविधान को ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 2 साल 11 महीने 18 दिन अप्रोक्स 3 साल में हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन सोच के समझ के लिखा है, और अभी भी हमें ज़रूरत पड़ती है उसको चेंज करने की। लेकिन इन कंट्रीज़ ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपनी पावर को इतनी जल्दबाजी में लिखा गया कि वो प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से एक माफिया क्लास जो है वो लगातार सारे रिसोर्सेज को यूज करते रहती है। तो पॉलिटिकली भी ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं रहते हैं। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट भी रहता है, टेंशन एंड द कॉन्फ्लिक्ट। Most of the former Soviet republic are prone to conflict and many have had civil war and insurgencies। तो बहुत से सोवियत रिपब्लिक थे, उनमें कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है, सिविल वॉर होना शुरू हो जाता है। जैसे हम रशिया की बात करें तो रशिया के 2 रिपब्लिक चेचन्या और दागिस्तान, इसको आप मैप में देखेंगे, इनके बीच में इनमें बहुत ज़्यादा सेक्शनिस्ट मूवमेंट होता है, यानी कि ये रशिया से अलग होना चाहते थे। सेम ताजिकिस्तान में लगभग 10 सालों तक सिविल वॉर चलता रहता है, 2001 में जाके ख़त्म होता है, और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट आए थे। सेंट्रल एशिया भी कंपटीशन का जोन बन जाता है। जैसे हम अफ़गानिस्तान देखते हैं, वहाँ पे हर एक जो है यूएसए, पाकिस्तान, उसने अफ़गानिस्तान को तबाह करके रख दिया, वहाँ के रिसोर्सेज को ख़त्म कर दिया। तो और यदि हम एग्जाम्पल ले तो चेकोस्लोवाकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, चेक और स्लोवाक्स में। यूगोस्लोवाकिया हम देखेंगे तो कई सारे प्रोविंस में टूटता है, जैसे क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया हर्जगोविना डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस। यानी कि इन कंट्रीज़ ने प्रॉपर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से इनमें आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट होता है और सेक्टेरियन और सेक्शनिस्ट मूवमेंट भी होते हैं, यानी कि पावर अच्छे से ट्रांसफ़र नहीं होती है। अब हम इंडिया के रिस्पेक्ट की बात करेंगे। इंडिया का इन पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के साथ कैसे रिलेशन है, कैसा मेलजोल है? तो इंडिया का सबके साथ अच्छा रिलेशन है, रशिया के साथ बहुत अच्छा है। हमारे अमिताभ बच्चन या ऐसे जो सेलिब्रिटी हैं उनकी फिल्में रशिया में देखी जाती हैं, घर घर में उनके पोस्टर लगाए जाते हैं और उनको ये लगता है कि ये हमारे ही कंट्री के लोग हैं। तो इस टाइप की रिस्पेक्ट इंडियन सिनेमा को रशिया में दी जाती है, आसपास की कंट्रीज़ में दी जाती है। तो इंडिया के ओवरऑल बहुत अच्छे रिलेशन है। India has maintained good relation with all the post-communist country. India's relation with Russia are an important aspect of India's foreign policy, as both share the vision of multipolar world order. India और रशिया दोनों के दोनों चाहते हैं कि वर्ल्ड जो है मल्टीपोलर हो, यूनिपोलर बाईपोलर ना हो, मल्टीपोलर हो। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन, आसियान, रशिया, ब्राज़ील, जर्मनी,
जापान, बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो निखर के आई हैं और आज के टाइम पे दुनिया जो है मल्टीपोलर हो चुकी है। तो इंडिया और रशिया दोनों के दोनों का सेम सोचना है कि वर्ल्ड जो है वो मल्टीपोलर होना चाहिए। More than 80 bilateral agreement have been signed between India and Russia. इंडिया और रशिया के बीच में 80 से ज़्यादा एग्रीमेंट जो हैं वो साइन किए जा चुके हैं और इन्होंने आपस में एक इंडो स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट भी साइन किया था 2001 में। इंडिया बेनिफिट करता है रशिया को, यानी कि रशिया ने कई बार इंडिया की हेल्प करी है, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो या हमें ऑयल पेट्रोलियम देने की बात हो, या फिर जब जब चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया है हमने रशिया से हेल्प लेके पावर को बैलेंस कर लिया है। रशिया को भी फ़ायदा होता है इससे, क्योंकि इंडिया जो है आर्म्स की एक बहुत बड़ी मार्केट है। रशिया से हम बहुत ज़्यादा जो है मिसाइल्स हो गए या फिर वेपन्स हो गए, नई नई टेक्नोलॉजी खरीदते रहते हैं। तो इंडिया और रशिया दोनों के बीच में अच्छे स्ट्रेटेजिक रिलेशन है, डिप्लोमेटिक रिलेशन भी अच्छे हैं। रशिया के प्रेसिडेंट जो है पुतिन कई बार इंडिया की यात्रा पे आते हैं। हमारे पीएम मोदी जी को भी आपने रशिया जाते हुए देखा होगा। हमने रशिया के साथ एक फ्रेंडली ट्रीटी भी साइन कर रखी है, फ्रेंडशिप ट्रीटी हम जिसको बोलेंगे, जिसमें दोनों कंट्रीज एक दूसरे की हेल्प करेंगी। 20-20 साल के लिए ये साइन किया गया था। तो इस टाइप से हम देखेंगे कि इंडिया का इन पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ अच्छा रिलेशन रहता है। तो ये था आपका चैप्टर 2 एंड ऑफ बाइपोलरिटी, जिसमें हमने ये देखा मेनली 2 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से बड़े। वाई डिड द सोवियत सिस्टम डिसइंटीग्रेट फर्स्ट, और सेकंड आपका बनेगा व्हाट वाज द शॉक थेरेपी एंड मेंशन इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। यहाँ से क्योंकि ये 12 नंबर का आएगा तो एक क्वेश्चन बड़ा आएगा, इसके अलावा छोटे छोटे 2 नंबर के 1 नंबर के आते रहते हैं। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और यदि आपकी कोई भी डाउट है, कोई भी क्यूरीज है, तो आप डाउट कमेंट सेक्शन में डाउट डाल देना। हम नेक्स्ट डाउट सेशन जो लेंगे उसमें मैं इस चीज़ को, जो भी डाउट्स आपके रहे होंगे क्लास स्टार्ट करने से पहले, उनको सोल्व कर दूंगी। अपना जो भी फीडबैक है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्या इम्प्रूवमेंट है, कहाँ पे क्या चीज़ें ऐड करनी है। बाकी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए और अपना सब्जेक्ट जो है स्ट्रॉन्ग करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।